Good evening, everyone, and thank you, Anuja, for that kind introduction. Uh, Thank you to the Plus team for allowing us to do this session. हम लोग काफी टाइम से Asset Plus टीम से बात कर रहे थे to consider ITI Fund House. So before we start the presentation and so on, I'll just quickly introduce about our company because हाल फिलहाल में ही हमारे funds आपके यहाँ approve हुए हैं. ITI is now, as an asset management, is now more than 5 years old, and हमारे track record is now our funds this year. We are completing 5 years of NAVs and asset management in India. म्यूचुअल फंड को छोड़ के ITI के पास लॉन्ग शॉर्ट फंड्स है, AIF प्रोडक्ट्स है हमारे. इसी साल हम लोग इस वक्त पिछले 2 महीने के अंदर हमने अपना PMS भी शुरू किया है और हमारा वेंचर कैपिटल फंड भी है जिसको कैटेगरी 2 AIF बोलते हैं. इसके सिवा ITI के कई सारे और बिजनेसेस हैं जैसे कि लोन्स बिजनेस है, रियल एस्टेट है, ARC करके होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो भी है ITI का. और एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग करके हमारा एक फर्म है जो कि इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ब्रोकिंग के बारे में है और स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग. तो ये कुछ बिजनेसेस है जिसमें ITI हैज बीन काफी टाइम से एक्टिव रहा है. म्यूचुअल फंड के थ्रू आप हम लोगों को ज्यादा जानते हैं. आज हमारा करीबन 7,000 करोड़ के ऊपर का AUM है जिसके पीछे करीबन 24,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ एम्पैनल्ड है जिसमें से 13,000 लोगों का हमारे साथ AUM है. कुछ 2.5 लाख फोलियोज है और और करीबन इस वक्त 37.5 38 करोड़ का हमारा सिप बुक है. तो मोटा मोटा करके अगर मैं बात करूं तो टुडे इट्स अ AMC विच इज नाउ स्टार्टेड गेटिंग इट्स फीट बैक इन द इंडस्ट्री. धीरे धीरे करके अब लोग हमें जानने लगे हैं. आज अगर परफॉर्मेंस में देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ITI उन्हीं बहुत ही कम उन AMCs में से है जिनका आज almost 97% of our AUM is right now in quartile 1. ये बहुत ही कम AMCs का होता है. तो एक या दो स्कीम्स के बतौर हमारे को एसेट प्लस ने अप्रूव नहीं किया है. उन्होंने सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा हमारा और उसके बारे में उसके बाद ही हम लोग आपके सिस्टम में आए हैं. तो जब ये डिस्कशन हुआ कि अब हमने आपका फंड अप्रूव किया है तो आप कुछ प्रेजेंटेशन क्या करेंगे हमारे पार्टनर्स के लिए, तो जैसे मैंने अनुजा ने बताया, एंड थैंक्स टू अनुजा फॉर मेकिंग मी फील सो ओल्ड कि मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ. तो करीबन 20 साल से आई बीन इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और मैं 20 साल से IFAs और डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहा हूँ ज्यादातर टाइम. तो इतना कुछ शहरों में घूमा हूँ और इतने जगहों पे लोगों से मिला हूँ और सब लोगों को लगता है कि लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप की स्टोरी है, बट एक्चुअली ये स्टोरी कुछ और है. तो कुछ स्टोरीज हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है जो कि आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. तो मैं ज्यादा एंड में मैं कुछ स्टोरीज बताऊंगा कि आप लोगों का जब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि बहुत सिंपल इस प्रेजेंटेशन का थीम ये है कि जब हम आपसे मिलने आते हैं तो आपको लगता है मोस्ट ऑफ द डिस्कशन परफॉर्मेंस प्राइसिंग या आपका RM कैसा है या सर्विस रिलेटेड होता है. लेकिन जब हम लोग आपको देखते हैं और आप किस तरह का इम्पैक्ट इन्वेस्टर पे होता है, वही कुछ स्टोरीज ऐसे कई सारे हैं बट 4-5 ऐसे स्टोरीज आपके लिए लेके आए. तो वो स्टोरीज पे बाद में जाएंगे. जस्ट लेट्स गिव यू एन आइडिया कि ओवरऑल आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है. व्हेन एक म्यूचुअल फंड वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखता है और उनका उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या उनके कौन से वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उसी के ऊपर ये प्रेजेंटेशन है. तो इट्स अबाउट 6:07. तो लेट्स होप दैट वी फिनिश इन अबाउट हाफ एन आवर 40 मिनट्स के अंदर. आई विल ट्राई टू फिनिश दिस स्टोरी फॉर यू. मोटा मोटा अगर आज आप इंडस्ट्री देखें तो आपको इंडस्ट्री में आज के तारीख में इस तरीके से कुछ दिखेगा. कुछ ऑलमोस्ट 52.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है जिसमें से हमेशा अब IFAs का ये रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे हमारा बिजनेस कम हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, डिजिटल हो रहा है. लेकिन अगर आप सिचुएशन आज देखें, आज भी टोटल एसेट्स के अंदर IFA का परसेंटेज 27% है और इक्विटी एसेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो IFA का शेयर अभी भी 33% है. ये पाई बढ़ने के बाद भी अभी भी IFAs का पोजीशन डोमिनेंट है. सिंगल कैटेगरी जिनके पास AUM है आज भी वैसा ही है. तो 33% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है. अगर आप देखें इसके अंदर डिजिटल भी बड़ा है, ऑल्टरनेट भी बड़े हैं, डायरेक्ट भी बड़ा होगा. लेकिन डायरेक्ट में भी अगर आप देखेंगे जो आपका सबसे बड़ा एक डिस्कशन होता है कि डायरेक्ट बढ़ रहा है, इक्विटी में डायरेक्ट का परसेंटेज 14% है और 26% टोटल में है. वो इस वजह से है क्योंकि अभी भी डेट का ज्यादातर AUM डायरेक्ट में आता है.
मोस्टली 1 साल से कम वाले प्रोडक्ट्स में, इसलिए आपको इक्विटी का पोर्शन कम है, लेकिन उसका ज़्यादा है। कहाँ पे फ़र्क आ रहा है? आरआईएस में आ रहा है, जो आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से धीरे-धीरे करके उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। 7% इक्विटी में है, 8% टोटल में है। तो ये जो डर होता है कि डिजिटल हमारी बिज़नेस को खा रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिवर्स है कि डिजिटल आ रहा है तो पाई बढ़ रहा है, पाई बढ़ रहा है तो अवेयरनेस बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है तो वो पैसा आईएफए के पास भी आ रहा है। आप उदाहरण के तौर पे आज देख लीजिए कि आज अगर केवाईसी इतना बड़ा इश्यू है इंडिया में, तो अपने आप से केवाईसी सॉल्व करना और एक डिस्ट्रीब्यूटर के हैंड होल्डिंग से सॉल्व करने में इन्वेस्टर कहाँ जाता है? सर्विस के टाइम, रिक्वायरमेंट के टाइम, वो अभी भी आईएफए या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाता है। यहाँ पे और एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ क्या है कि आज ऑलमोस्ट आईएफए का जो 13.96 14 लाख करोड़ का ईयूएम है, उसका 81% अभी भी इक्विटी ही है। और वो हाइब्रिड और इक्विटी की वजह से है। तो वो जो एसेट एलोकेशन हो रहा है, वो बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस पे ही चल रहा है, वो अभी भी वही है, वो आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप और एनीथिंग दैट कि अभी तक का आपको ये चीज़ समझ में आया, यू आर ओके विद इट, देन आई कैन गो अहेड। तो मोटा-मोटा अगर क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, you agree disagree, what is an IFA? Independent financial advisor is an IFA sir। तो जो एमएफडी होते हैं, जिसको आप हम नए नाम पे एमएफडी बोलते हैं, एमएफडी तो बैंक भी होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, आईएफए, बट जो खुद अपना बिजनेस आईएफए से करते हैं, इंडिविजुअल लोग जो मैनेज करते हैं, ये उनके बारे में। तो लेट्स गो अहेड। सो क्लियरली आपको दिख रहा है, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वो बड़े बने हैं। एमएफडीज आज भी अपने आप में दे कैरी अ लॉट ऑफ हेफ्ट, उनकी अभी भी मार्केट में वजन है, 27% उनका ईओ में 33% है। तो डायरेक्ट डिजिटल के बारे में भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये हेडविंड है या टेलविंड है? जब मेरी तरफ से अगर आप देखें तो ये अभी भी टेलविंड है, क्योंकि कोई ना कोई आके अगर म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, उसका बेनिफिट पूरे मार्केट को होता है, और आप सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा एक्टिव है, तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। आज के तारीख में दो चीजें जो आईएफए बिजनेस में हुआ है, इज दैट प्रोस्पेक्टिंग विद एजुकेशन, विच इज विद एजुकेशन हैंड होल्डिंग इज नाउ इंक्रीजिंग। वहां पे आप और एसेट प्लस के जो आप टूल्स यूज करते हैं, वहां से आपको ज्यादा यूज होता है, और वो चीजें वही हैंड होल्डिंग होती है, वही टूल्स और वो सब चीजें चाहिए होती है, एजुकेशन के रिलेटेड होता है, जो आपको ये सब टूल्स और जिसके बारे में अनुजा ने बताया, ऑल ऑफ दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग दी पाई। तो अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग भी उसके साथ जुड़ रहे हैं, एंड टोटल में अगर आप देखें, इंडस्ट्री का जो सिप बुक आज 19,000 करोड़ की तरफ है, उसमें 100% आई वुड से इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एमएफडी सक्सेस स्टोरी। तो आपका सक्सेस स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन is also because can be tracked along with the SIP success story in the industry। पहले बिजनेस कैसा था इंडिविजुअल एमएफडी का? पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन पे होता था कि मेरे घर से एप्लीकेशन ले जाओ, मार्केट के बारे में नॉलेज देने पे था, थोड़ा नॉलेज बेस होता था, अवेयरनेस था कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ एसेट्स, मतलब पैसा आ रहा है फिर निकल रहा है, 1 साल के अंदर चला जाता था, एंड सो ऑन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिजनेस वाज मोर ऑन एसेट गैदरिंग, और फोन पे बात होती है। एसेट गैदरिंग मतलब अभी जो पैसा आ रहा है वो आने दो, अभी जो फंड चल रहा है, एनएफओ करा, जो भी किया उसके अंदर पैसा, बट पहला एईओ में इकट्ठा करो। और फ़ोन पे बात होता था, फ़ोन से ट्रांज़ैक्शन, फ़ोन पे बात करके लोगों के साथ कनेक्ट करके बनाते थे। धीरे-धीरे आज एमएफडी का बिज़नेस हो गया कि मोर देन ट्रांज़ैक्शन इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज़ अबाउट उनकी ज़रूरत क्या है। लोगों के मार्केट से ज़्यादा लोगों के लाइफ़ को छूना, हर एक घर को, हर एक हाउसहोल्ड को छूना। लोग आते हैं आपके नॉलेज के लिए, रुकते हैं आपके ट्रस्ट के लिए, क्योंकि उनको आपके पे भरोसा होता है। तो आप पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा कितनी देर रखवा सकते हैं उनको, कितनी देर स्टे इन्वेस्टेड, हाउ लॉन्ग कैन वी मेक पीपल स्टे इन्वेस्टेड, उस पे आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छे एमएफडीज़ उस पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। एसेट गैदर नहीं करना, जो आ गए उनको रिटेन करना है, उनको अच्छा एक एक्सपीरियंस देना है। और आज, एंड दिस इज़ वेयर अगेन एसेट प्लस वाला मॉडल कम्स इंटू प्ले, कि मोर देन डूइंग इट योरसेल्फ, नाउ द होल गेम इज टू टर्निंग टुवर्ड्स टेक बेस्ड, क्योंकि स्केलेबिलिटी टेक से ही आता है। आप स्केल 40-50 लोगों के साथ तो हम रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन अगर 100, 200, 500 लोगों तक छूना है, तो बिना टेक के तो नहीं हो पाएगा आज। ये मैंने आई रिसेंटली आई रेड दिस, आई थॉट आई विल ब्रिंग इट टू यू, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप थोड़ी देर पढ़िए, मैं आई विल जस्ट स्टॉप फॉर 10 सेकेंड्स एंड लुक एट व्हाट दिस स्लाइड इज ट्राइंग टू से।
what this slide is trying to say is to say that कि किन कारणों के वजह से एक क्लाइंट, एक इन्वेस्टर, एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर और एडवाइजर को ढूंढता है। तो अगर आप कलर कोडिंग देखेंगे, जो ये स्पेसिफिक 32% गोल्स है, अगर आपको मेरा माउस दिख रहा है 32% गोल है, ये स्लाइटली ब्लू कलर में, पर्पल कलर में है, और बाकी आर ऑन इमोशन बेस्ड। तो ये इमोशन बेस्ड कलर्स आर in the orange color and the blue color is the financial based reason। देखने कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को खोजता है या क्लाइंट आपके पास आता है, ही इज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक गोल, या फिर उसका कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए वो एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है। सो द रिलेशनशिप स्टार्ट्स ऑन फाइनेंशियल रीजंस। मुझे इन्वेस्ट करना है, या मुझे कुछ जरूरत है, ये फॉर्म ले जाओ, या मेरा टैक्स बचाना है, कोई भी एक टैक्स स्कीम में पैसा लगवा दो। सो इट स्टार्ट्स देयर। बट किन कारणों से इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेशनशिप छूट जाता है? नाउ लुक एट द कलर। रिटर्न्स की वजह से लोग नहीं छोड़ते, रिटर्न परफॉर्मेंस की वजह से इट्स ओनली 11% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप क्लोजिंग डाउन। It is because of the quality of advice and services, and more, and 53% of this is because of quality of the relationship and the hand holding या सर्विस आप दे रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि रिटर्न नहीं देंगे तो इन्वेस्टर छोड़ जाएगा। एक्चुअली इन्वेस्टर इस वजह से आता है, वो शायद रिटर्न के लिए, बट रुकता है वो आपके हैंड होल्डिंग की वजह से। तो ओवरऑल हर क्लाइंट, हर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह हम सभी क्लाइंट है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर है, इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग, आर इमोशनल, दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी हैंड होल्डिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि मुझे पता है कल का बाजार क्या है और कल का कौन सा स्कीम चलेगा, जबकि एक्चुअली आपका अंदर आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि आपको क्लाइंट की जरूरत पता है, और इनफैक्ट वो जरूरतें पता है क्लाइंट के लिए जो कि क्लाइंट को खुद नहीं पता। How do you play upon these two factors determines your growth and scale for any business। So agree with me here or disagree? ये दो मैंने reasons बताया आपको कि क्यों क्लाइंट आपके पास आता है। क्लाइंट आता, रिटर्न ढूंढते हैं, रुकता है वो आपको देख के। Sujit ji says, can you repeat? So I'll repeat what I'm trying to say is that clients, so I'll show the first slide, the earlier slide again। Clients come for specific financial based reason। क्लाइंट कम बिकॉज या तो उनका अपना सोल्यूशन है, इट कुड बी एन इन्वेस्टमेंट, या फिर उनको अपना इन्वेस्ट करना, उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। लुक एट दिस डेटा, 64% पीपल कम आइदर बिकॉज उनका कोई प्रॉब्लम है या उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन क्लाइंट रुकता है because of your hand holding, because of your quality of relationship। People do not stay back just because of returns, क्योंकि एक टाइम के बाद returns are not as much important as the quality of your interaction with investors are। और इन quality of reaction पे मैं आपको stories बताऊंगा। पहले के जमाने में, आज से 10 साल 12 साल 2008 तक मैं कहूंगा, जब पहला मार्केट सबसे बड़ा गिरावट था, उसके पहले मैं कहूंगा कि मोस्टली पीपल यूज टू फोकस ऑन जो भी आसानी से बिक जाए, वो एनएफओ, चाहे कोई प्रोडक्ट है, 10 रुपए है या कुछ भी है, वो बेचो। म्यूचुअल फंड मेन स्ट्रीम नहीं था, तो लोगों को समझाना पड़ता था। पहले आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि पहला एनएवी एक्चुअली सुबह उठ के न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते थे, कंपनी में तो बाद में आता था। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले म्यूचुअल फंड समझाने में चला जाता था। बहुत ही कम प्रोडक्ट थे, और जो प्रोडक्ट थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे कि एक ही फंड हाउस से बहुत सारे हाइब्रिड फंड है या बहुत सारे फ्लेक्सी कैप है एंड सो ऑन। सारा डिस्कशन पहले वाज ऑन फीचर, फंड के फीचर्स क्या है, और रिटर्न्स पे रहता था। और मार्केट साइकिल का एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है मार्केट ऊपर जाते हुए गिरते हुए, वो अभी भी तब तक नहीं हुआ था। आज का एमएफडी जो सक्सेसफुल है वो क्या कर रहे हैं, वो 5 बड़े गोल्स होते हैं इन्वेस्टर के, जिसके लिए वो लोग आंसर कर रहे हैं, और वो क्या गोल्स है मैं बताता हूँ। वो सही तरीके के परफॉर्मेंस बता रहे हैं। सिर्फ 1 साल का 6 महीने का परफॉर्मेंस पे अब काम नहीं बनता है। अब आज परफॉर्मेंस के ऊपर रोलिंग रिटर्न का परफॉर्मेंस हो गया, अपसाइड डाउनसाइड का हो गया, हर, क्योंकि मार्केट इतने साइकिल्स के थ्रू जा चुका है, तो फंड्स ने उन दौरान में कैसे बिहेव किया, एसेट क्लासेस ने उस दौरान कैसे बिहेव किया, उस पे ज्यादा बात की जाती है। नाउ द फोकस एंड द प्रोडक्ट इज यू। आपको लग रहा है स्कीम बेचने से काम आता है, मैं मेरे तरफ से आप देखिए, तो आप जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, यू आर द प्रोडक्ट, द स्कीम इज जस्ट
a method to take investor from point A to point B. क्लाइंट को आज X अमाउंट का पैसा है उनके पास और उनको 3x पैसा पहुंचना है। अब वो 3x पैसा वो कैसे पहुंचेंगे, उनका वेल्थ कैसे बढ़ेगा, वो शायद म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, रियल एस्टेट के थ्रू हो, एफडी के थ्रू हो, या किसी भी रीजन से हो सकता है, एसआईपी के थ्रू हो। द मेथड ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज नॉट रेलेवेंट। म्यूचुअल फंड बस एक जरिया है ए से बी। म्यूचुअल फंड अपने आप में या स्कीम अपने आप में इज नॉट द एंड प्रोडक्ट। द एंड प्रोडक्ट इज फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे वो लेके जाएंगे। एंड देयरफॉर अभी आज क्वेश्चन चेंज हो गया कि प्रोडक्ट सेलिंग से ज्यादा अब नैरेटिव बेचा जाता है, कि ये बताया जाता है कि क्यों रुकने से क्या होता है, क्योंकि लोगों ने अब रिटर्न भी एक्सपीरियंस किया और उनको अब नैरेटिव बताया जाता है। एंड आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। वो 5 कौन से बड़े गोल्स हैं जो आज सक्सेसफुल एमएफडीज जिसके ऊपर अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। वन इज कि सब लोग अपने लेगेसी बनाना चाहते हैं, सब ने एक ढंग का पैसा बनाया है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में 2002 से लेके 3 तक अभी तक जो ग्रोथ स्टोरी हुई है 20 साल में, उसके ऊपर जिन लोगों ने पैसा बनाया है, सो नाउ दे आर क्रिएटिंग लेगेसी पैसा जो इनहेरिटेंस बनेगा। लोग किस तरफ के लिए पैसा दे रहे हैं? पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भले मेरा आज एक्टिव, मेरा लाइफ वर्किंग लाइफ एक्टिव अगर कम हो जाए, डजंट मीन कि मेरा लाइफस्टाइल नीचे आ जाए। कोई अपना लाइफस्टाइल घटता हुआ नहीं एक्सेप्ट करता, और ये आज सबसे बड़ा चैलेंज है जो एमएफडी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप अपने क्लाइंट्स को देखें, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ बेटर क्वालिटी केयर। पीपल आर गोइंग टू stay alive for a longer period of time. Till they stay alive, they need to take care of their quality of life. And especially in place like India, जहाँ cancer, diabetes, heart problems and pollution related issues बढ़ रहे हैं, everybody would want to have the good quality care. क्यों? क्योंकि today I have the money and I can afford. So why shouldn't I have the right quality health care? I should be able to give the best possible education within my budget for my children. ये 4 पीढ़ी से हमारे यहाँ चल ही रहा है कि लोग पैसा बचाते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए, और मैं इसके ऊपर आपको एक एजुकेशन की स्टोरी बताऊंगा। एंड फाइनली, अगर मैं दान दे पाया तो व्हाई नॉट? मैं मंदिर में देता हूँ, मैं और जगह देता हूँ, तो व्हाई कांट आई हैव इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर कि मेरे नाम से भी मैं पैसा दे पाऊँ। तो ज्यादातर एमएफडीज का कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे इन 5 बड़े गोल्स की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको नॉर्मल आपके ऑफिस में आके मिलूं तो आप मेरे से क्या बात करेंगे? हम लोग क्या बात करेंगे कि सर आपका ईयूएम कितना है, आपका सिप कितना जाता है महीने का, आपके कितने क्लाइंट्स हैं, कितने शहर तक आप पहुंचे हैं, आपका ऑफिस साइज कितना है, आपके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितना है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं दूसरा तरीके का एक थिंकिंग बताता हूँ। कैन आई गिव यू अ डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग? अगर मैं आपसे आके ये क्वेश्चन पूछता तो लेफ्ट साइड में है, अगर आप मुझे राइट साइड वाले आंसर दो तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। आप अगर मेरे को ये, मैं अगर आपसे पूछूं या आप अपने बिजनेस को इस तरीके से देखा, मेरा कितना एईओ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतने मैंने अपने क्लाइंटों के लिए घर बनवाए, इतने लोगों की मैंने गाड़ियां दिलवाई, इतने लोगों का रिटायरमेंट किटी मैंने एकदम बुलेट प्रूफ बना के दिया है कि उनके पास रिटायरमेंट किटी है, उनको कहीं पे कभी भी किसी से भी किसी भी वक्त कोई भी चीज पैसे की जरूरत के ऊपर मैंने उठा दिया उनको। आई हैव रियली सेट देम फ्री। कोई अगर बोले कि सिप बुक है, बोले पता नहीं साहब हमारा सिप बुक कितना है, बट हमें पता है कि हर साल हम इतने बच्चों को बाहर के एजुकेशन के लिए भेज पाते हैं। क्लाइंट्स पता नहीं कितने हैं, लेकिन इतने क्लाइंट फैमिलीज को हमने फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, लोन मुक्त कर दिया उनको, वरी चिंता मुक्त कर दिया, लोन मुक्त कर दिया, और उनको घर और उनके पैसे भी से भी उनको फ्री कर दिया। रीच पता नहीं हमारे क्लाइंट्स देश भर में, दुनिया भर में। ऑफिस का जगह पता नहीं, लेकिन हमने ऐसी जगह और ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि कोई भी क्लाइंट यहाँ आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने प्रॉब्लम्स बता सकता है, हमारे साथ शेयर कर सकता है, दिल खोल के बात कर सकता है, और हम उनके लिए ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। और उसके लिए हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, हमारे एम्प्लॉय स्टाफ या सेलर नहीं है, एक्चुअली काउंसलर है। वो क्लाइंट्स के पहले प्रॉब्लम समझते हैं, सुनते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए स्टोरी बताते हैं। I'd hope you agree with me. If you do disagree, I would be happy to hear questions from you in your comment box. ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका स्ट्रेंथ है एमएफडी का, वो यूज शायद लोग कम करते हैं, और इसलिए मैं कभी कभी उनके साथ झगड़ा भी करता हूं कि आपके पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी दूसरे तरीके का एमएफडी चैनल हो, उन सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है।
लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो आप किसी भी क्लाइंट से कह सकते हैं कि सर मैं आपके बैंकर जैसा नहीं हूँ या मैं किसी फलाने के जैसा नहीं हूँ, मैं बड़े-बड़े बातें नहीं करता, लेकिन पिछले 30 साल से मैं ही हूँ जो आपके फैमिली के हर दुःख, दर्द, पैसे की चिंता, प्रॉब्लम आने से पहले मैंने आपका पैसा मैनेज किया है और स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि मैं ही हूँ जो हमेशा से आता रहूँगा और पहले भी आता रहा हूँ। तो अब मैं जिन एमएफडी से मिलता हूँ देश भर में जो खुद का सेकंड जनरेशन है लेकिन वो 3 पीढ़ी से किसी का पैसा मैनेज कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल नहीं हो सकता जब इन्वेस्टर खुद कहता है कि भाई हम आपके साथ खुश हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि कल के लिए हमारे बच्चे भी आप ही के साथ उनका पैसा भी आप ही मैनेज करें। जैसे किसी बैंक में हम अकाउंट खुलवाते थे और बचपन में जब हम 15 साल 18 साल हुए तो हमारे पेरेंट्स भी उसी बैंक में जाके हमारे को अकाउंट खुलवाते थे। वही पहला एलआईसी होता था। वो मतलब एलआईसी हुआ वहीं पे फिर पहला एलआईसी भी बच्चे का वहीं से शुरू होता था। पहला आरडी भी उसी बैंक में खोला जाता था। तो वो चीज़ आज एमएफडी में क्यों नहीं हो सकता? डिसएग्री? राइट साइड आंसर्स आर नॉट विद न्यू एमएफडी। आई टोटली थिंक दैट दे आर विद न्यू एमएफडी क्योंकि आप अलग सोचेंगे तभी आप अपने आप को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से, दूसरे सेगमेंट से अलग कर पाएँगे। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज़ यू योरसेल्फ। जब हर तरीके से इन्वेस्ट प्रोडक्ट सारे सेम हो गए, अब सारे फ्लेक्सी एक से लगते हैं, सारे म्यूचुअल फंड सबको एक से लगते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भई हमने एसआईपी कर रखा है, म्यूचुअल फंड हम नहीं करते। तो यहाँ पे आपका पोज़ीशन और बेहतर होता है। जितना इन्फॉर्मेशन बाज़ार में बढ़ेगा, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उतनी आपकी ज़रूरत बढ़ेगी। 5,000 ₹2,000 5,000 10,000 के लिए कोई सबको लगता है मैं खुद बना लूँगा, लेकिन जैसे ही वो अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होता है, वो आपके पास आएँगे। वहाँ पे आप तैयार हैं कि नहीं उसके लिए ये आपको देखना पड़ेगा। सो हाउ व्हाट इज़ द नैरेटिव सेलिंग? सो मार्केट्स आर फंडामेंटली आप उनके बारे में ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रोबेबिलिटी ढूँढ सकते हैं, तो इसीलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने से बेहतर है कि लोग आपने कुछ बताया, बाज़ार नहीं चला या चला, उससे बेहतर ये है कि लोगों से ये बात करें कि आपकी ज़रूरत क्या है? बाज़ार तो पिछले 30 साल से है और आगे भी 30 साल रहेगा। सो रादर दैन ट्राइंग टू कम फ्रॉम अ पोज़ीशन सेइंग कि मैं मार्केट जानता हूँ, आज सक्सेसफुल एमएफडीज़, डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं जो ये कहते हैं क्लाइंट को कि मैं आपको जानता हूँ और उस हिसाब से मैं आपके लिए काम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बिहेवियरल कोचिंग ही वो अल्फा है जिससे कि आप अपने क्लाइंट को परफॉर्मेंस दे पाएँगे। मार्केट में आज मार्केट 75,000 है, कल 80,000 होगा, मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, आप प्रोबेबिलिटी डाल के क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं रादर देन ट्राइंग टू बी या फिर मार्केट गुरुजी बनने के लिए कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। एंड लोगों को बेसिकली उनके इग्नोरेंस और उनके डर से हटा के आपका काम होता है कि आप पूरा नैरेटिव को क्लीन करके उनको बताएं कि ये चीजें आपके लिए डिस्टिल करके ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं अब आप वो स्टोरी आपको कुछ-कुछ बताता हूँ जहाँ पे मैंने देखे हैं कैसे-कैसे वो होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं अंकल आंटी मैं लास्ट में सुनाऊँगा आपको। मैं आपको कुछ और आइडियाज़ देता हूँ कि कैसे लोग होते हैं। बॉम्बे में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त थे, वो उनका उनका आईएपी होता है, वो क्लाइंट्स को मिलते हैं और उनका यही होता है, स्टोरी होता है। ही टॉक्स अबाउट इन द वे कि अगर आप बॉम्बे से परिचित हैं, तो मैं आपको बता दूँ एक स्टार्टिंग स्टेशन है सीएसटी बोल के और चर्च गेट बोलते हैं और ट्रेन्स वहाँ से साउथ ऑफ बॉम्बे से नॉर्थ ऑफ बॉम्बे जाता है। तो वहाँ पे वो उनको ये कहते हैं कि भई आपको अगर यहाँ से 20 स्टेशन बाद मान लीजिए थाने में उतरना है, तो आपको अगर सीट मिल गया, तो आप मुलुंड तक ट्रेन में बैठे रहिए और जैसे-जैसे आपका स्टेशन आता है, आप पहले खड़े होइए, फिर आप बाहर आइए, गेट की तरफ आइए और फाइनली उतर जाइए। तो उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका यही है, जैसे-जैसे आपका गोल पहले आपका गोल बता दीजिए कि आपको थाने उतरना है या दादर उतरना है। मैं उस हिसाब से आपको प्लान बनाऊँगा। आप दादर जो कि 10 स्टेशन पहले आप दा अगर ट्रेन रुक गया या अगर ऊपर-नीचे होने लगा एक्चुअली आप दादर उतर गए, तो आप थाने तक पहुँचे नहीं और मेरा प्लान भी आपके लिए फेल हो जाएगा। तो उनका एसेट एलोकेशन इस बात पे निर्भर करता है कि क्लाइंट को 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल में उनका गोल आएगा। गोल क्लाइंट जानता है और धीरे-धीरे करके क्ला उनको वहाँ पे लेके जाना, एडवाइज़र का काम है। तो जब वो स्टेशन पे खड़े होते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल में उनका गोल आ जाता है, तो वो
जब 3 स्टेशन पहले खड़े होते, धीरे धीरे के आगे बढ़ते, तो क्या होता है, 3 years 5 years बिफोर द फंड गेटिंग, बिफोर द गोल कमिंग इन, धीरे धीरे करके पैसा थोड़ा थोड़ा करके हाइब्रिड में, इक्विटी से हाइब्रिड या डेट में धीरे धीरे करके स्विच होने लगता है। तो उनका सारा डिस्कशन क्लाइंट्स के साथ इज ओनली बेस्ड ऑन आपकी जरूरत कब है, कब आपको उतरना है। बीच में अगर आप उतर जाएंगे तो फिर मेरा प्लान भी फेल है, आपका एक्सपीरियंस भी फेल है। तो ही मेक्स दिस होल स्टोरी अकॉर्डिंगली विद दैट। एक है हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टोरी, तो उसमें क्या होता है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त थे, उन्होंने क्या कर रखा है, उनके ऑफिस में पूरी डिस्कशन इज ही दे कंसिडर देमसेल्व्स एज एजुकेशन स्पेशलिस्ट। वो लोग क्या बात करते हैं, वो लोग ये बात करते हैं कि ये पैसा आप हमारे साथ लगाइए, हम आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारे पास पूरा नॉलेज बेस से तैयार है। वो नॉलेज बेस कैसे है, उन्होंने कैलेंडर तक बनाए थे 1 साल, जहाँ पे एक टेबल टॉप कैलेंडर था। उस टेबल टॉप कैलेंडर के अंदर हर 12 यूनिवर्सिटीज दुनिया के बारे में लिखा हुआ था कि वो कौन से कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं, उनका उनके एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कितना फीस लगता है, हॉस्टल मिलता है या बच्चे को बाहर रहना पड़ता है, उनका एसओपी, उनके फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट, उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कौन से कब अप्लाई करना है, ये सब कुछ वो बताते हैं। वो सिर्फ परफॉर्मेंस या रिटर्न बना के नहीं देते कि ये रहा पैसा, बाकी आप देख लीजिए। उनके ऑफिस में एक एजुकेशन काउंसलर को भी उन्होंने ऐड कर रखा है कि अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए किसी भी तरीके की आपको सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको ये पोजीशंस, तो फिर मैं आपको ये फैसिलिटीज दे रहा हूँ। यकीन मानिए, इस तरह के सेटअप में कोई मार्केट कैप, फ्लेक्सी कैप, किसी स्कीम के बारे में डिस्कशन ही नहीं होता। वो एमएफडी भी म्यूचुअल फंड्स वालों से ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं इनसे ज्यादा बात करूंगा तो मेरा थॉट प्रोसेस बिगड़ जाएगा। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको एक एक करके ग्रेजुएशन कराना मेरा काम है। नॉर्थ में एक और शहर में इसी पढ़ाई को लेके मैं एक और स्टोरी देता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़ा अच्छा सा एक ग्रिड बनाया, और उस ग्रिड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिखा क्लास 6 से लेके 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, कोई हिस्ट्री, सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का उनके यहाँ पे उनके शहर में कितना ट्यूशन का फीस है वो लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर फिजिक्स का ट्यूशन करने के लिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जयपुर में अगर पर सब्जेक्ट 2,000 रुपये लगता है, तो उन्होंने उसमें लिख दिया 12 महीने का 24,000 का ट्यूशन है। अगले साल क्लास 7th या 8th में ये 2,000 2,500 बच जाता है। ऐसे करके उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स का पहले उन्होंने ट्यूशन फीस डाला। फिर नेक्स्ट उन्होंने डाला कि हमारे शहर में ये टॉप 3 या 4 स्कूल्स में क्या फीस क्या है, क्लास 6 के लिए, क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th का स्कूल का फीस क्या है, और फिर 11th 12th में बच्चा फिटजी करेगा या एलन करेगा या विद्या मंदिर करेगा या जिस तरीके की भी ट्यूशन के फीस है, वो सारा फीस कितना लगता है। हिज पिच टू द क्लाइंट्स इज कि आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले इतना आपका खर्चा हर साल है, डू यू हैव द प्लान फॉर दिस और नॉट, अगर है तो वेरी गुड, इफ यू हैव नॉट प्लान प्लीज कम एंड टॉक टू अस। संडे को उन्होंने ये मैसेज डाला अपने क्लाइंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर उनके पास एटलीस्ट 15-20 क्लाइंट्स ऐसे आने लगे कि साहब हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, इसके लिए हमने एफडी कर रखा है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अगेन सेलिंग फंड्स और परफॉर्मेंस। द कॉन्सेप्ट इज आपकी जरूरत ये है, क्या आपने इसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा है तो हमसे संपर्क करिए। थर्ड स्टोरी, लोन टू फ्रीडम। ऐसे आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एसआईपी बंद कर लिया क्योंकि उनको घर खरीदना था, गाड़ी खरीदना था या होम लोन ले लिया, करेक्ट? यस और नो? करेक्ट। तो पीपल काम सब समटाइम्स बहाना बनाते, कुछ बताते, छुट्टी पे जाना था, ये था, एसआईपी बंद करते, कोई शुरू भी करता है बंद भी करता है। तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त थे, उन्होंने क्या कर रखा है, उनके पास जो भी एसआईपी बंद होता है उसका वो डेटा लिख लेते कि उन्होंने होम लोन, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं होम लोन लेना है, तो उन्होंने रिडेम्पशन भी किया और एसआईपी भी बंद करा। तो रिडेम्पशन करके डाउन पेमेंट की तरफ गया और एसआईपी बंद करा क्योंकि होम लोन इतना बड़ा शुरू हो गया। ऐसा होता है, इज इट अ रियल लाइफ केस?
आपके साथ भी होता होगा, करेक्ट। तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त है, उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों का लिस्ट बना लिया उन्होंने। और जैसे ही जिस दिन पता चला कि होम लोन हो गया है और इस वजह से एसआईपी बंद हुआ या रिडेम्पशन हुआ, पहला चीज तो उनके पास, उनके टीम के पास लिखा होना चाहिए कि इनका घर खरीदा है, कब पोजीशन मिलेगा या कब घर की एंट्री होगी, मतलब गृह प्रवेश होगा। जो अगर घर रेडीमेड घर है तो उस घर में किसी भी तरीके का एक स्टैचू बोल लीजिए या टेबल टॉप बोल लीजिए या गणेश जी बोल लीजिए, गणपति का मूर्ति हमारे तरफ से जाएगा। तो ये 250-500 रुपए का जो भी एक चीज है वो हमारी तरफ से जाएगा। कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम सो एंड सो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आपका घर खरीदा है, वी वर एबल टू हेल्प यू आउट, एंड वो चला जाता है उनके पास। तो एक क्लाइंट के पास तो रहता है कि चलो हमने पैसा निकाला, इन्होंने हमारे गृह प्रवेश पे कुछ भेजा है। इन दी और या गाड़ी लेने पे भेज दे, कुछ भी चला जाता है कि गाड़ी में ये रख लीजिए, व्हाटएवर, एक छोटा सा एक किट जाता है। Within the next 60 days of sending this material, the distributor sits with the client and saying कि आपका कितनी एसआईपी है, कितने का होम लोन है। तो मान लीजिए 1 करोड़ का है या 70 60 70 लाख का है, मान लीजिए 65-70,000 से ऊपर का ईएमआई जा रहा है अब ऑन होम लोन्स। द डिस्ट्रीब्यूटर विल सिट डाउन विद देम एंड से कि बॉस, मेरे को आपको लोन मुक्त करना है। अब आपका 65,000 का का होम लोन है, मुझे 6,500-7,000 रुपए का एसआईपी चाहिए। एंड दिस एसआईपी, और वो बैजर करते रहते, पीछे पड़े रहते जब तक कि उनको वो एसआईपी नहीं आता। और ये एसआईपी किसी फ्लेक्सी कैप या लार्ज या बड़े इक्विटी फंड में नहीं जाता, ये हाइब्रिड में जाता है, कुछ केसेस में आर्बिट्राज में जाता है, कुछ केसेस में ये इक्विटी सेविंग्स में जाता है। जहां पे भी एसेट एलोकेशन है, मार्केट ऊपर तरफ कम हो, वहां पे होता है। मान लीजिए 7,000 रुपए की एसआईपी करी, जैसे ही वो 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के बीच में होता है, तुरंत वो क्लाइंट को फोन करते, बोलते ये रिडीम करिए और आप होम लोन थोड़ा पे बैक करिए। तो लोग कहते हैं अरे इतने में 1 लाख में क्या होगा? बोले सर हमने आपका पैसा बचाया, अब आप 1 लाख दीजिए, एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल कम होगा, आपका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट कम होगा। इस तरह करते 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 व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट, जिसका 15 साल का होम लोन है मैं उसको 12 साल पे ला सकता हूँ, जिसका 12 है उसको 10 पे ला सकता हूँ। His position is only and only to say that how can I reduce your ब्याज, मैं आपका इंटरेस्ट फ्री कैसे कर सकता हूँ। सेम चीज उन्होंने गाड़ी पे किया। जो भी गाड़ी खरीदता है उनके यहाँ पे रिडीम्पशन करके, एसआईपी करके, पहला चीज गाड़ी के लिए कुछ सामान भेज देंगे, कुछ किट भेज दिया, नया गाड़ी है हमारे तरफ से केक आ गया। तो क्लाइंट को एक पहले पॉजिटिव याद रहता है कि भाई हमने गाड़ी खरीदा, इन्होंने कुछ भेजा था। देन दे गो बैक एंड से कि गाड़ी कितने का लोन था। ये गाड़ी आप बेचेंगे जब आप, अभी आप एक एसआईपी शुरू करिए, नेक्स्ट टाइम आप अगर 10 लाख के नीचे वाले गाड़ी में है, नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट हाउ कैन यू गेट इनटू दैट 25 लाख बकेट। कुछ तो हमारे साथ एसआईपी करिए, वो एसआईपी हम ऐसे फंड में करेंगे जहां ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। आपने ये गाड़ी बेचना है, डाउन पेमेंट हम देंगे, इससे आप नेक्स्ट बड़े गाड़ी में जाएंगे। So they are only thinking in terms of how to change and value add to the investor's thought process. Last story, uncle auntie, and this is the best example I have heard about distributors' impact on an investor's life. भुवनेश्वर में, as it's a very relationship driven शहर, सब एक दूसरे को जानते हैं, रिटायर होते हैं लोग वहीं स्टेट गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से, तो वहीं रहने लगते हैं। वहां पे एक अंकल आंटी रिटायर हुए, दोनों को थोड़ा बहुत पेंशन आता था, पैसा आया, कुछ प्रोविडेंट फंड मिला एंड अदर्स। तो जैसे हाथ में जैसे 30-40 लाख रुपए आते, तो एज के साथ उनको नहीं समझ में आता क्या करूं क्या नहीं, तो उन्होंने किसी को फोन किया। उसने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड को फोन किया कि भाई तू दोस्त है मेरा, प्लीज चला जा अंकल आंटी के पास, मेरा रेफरेंस है, उनको थोड़ा हेल्प चाहिए। वहां पे कोई नहीं बोलता कि इन्वेस्ट करना है, उनको हेल्प चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हमारे चले गए उनके पास हेल्प करने के लिए। तो बोला कि क्या चाहिए? बोले ये पैसा आया है, थोड़ा पेंशन आता है, हमें हमें कैसे ये पैसे मैनेज करना हमें नहीं पता, मतलब पहले तो हमें आराम से सैलरी आ रहा था सब कुछ, बट अब कैसे मैनेज करेंगे? तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त थे, उन्होंने बड़ा अच्छा से मैनेज कर दिया, उनका पैसा लगा। जब वो सारे कैश फ्लो बना रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे, तो उन्होंने अंकल से पूछा कि आपकी और कोई जरूरत है? आपने ये सब तो बता दिया कि घर का खर्चा ये वो और कहाँ एफडी है वो सब तो आ गया, तो कोई और जरूरत है, कुछ है तो आप मुझे बताइए, देन आई विल पुट इट इन द प्लान। तो अंकल ने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बताया, एमएफडी को बताया कि बेटा देखो ऐसा है कि मैं बड़े सालों से ये जिंदगी में सब कुछ काम करते रहे, ये रहा, तो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया तुम्हारे आंटी के लिए। एक उनकी हमेशा तमन्ना थी कि मैं
उनको बाहर घुमाने ले जाओ इंडिया से बाहर। वो नहीं कर पाया, अगर कभी कर पाया तो शी विल बी हैप्पी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सुन लिया, बोले ठीक है, पॉइंट टेकन, लेट मी सी। 2-3 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर गया उनके पास, उन्होंने बोला अंकल ये कुछ 3-3.5 लाख रुपए आ गए, तो आप चाहो तो यू कैन टेक आंटी फॉर अ फॉरेन ट्रैवल। बोले अच्छा, कैन आई टेक हिम? बोले टेक हर? बोले हाँ यू कैन। बोले बेटा मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा अरे यार मैंने तो पैसा दिया, अब तो ये भी करना पड़ेगा, चलिए। उनका बोला चलो आपका पासपोर्ट करा देते हैं। तत्काल में पासपोर्ट बन गया। और वैसे डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्त टिकटिंग एजेंसी था, तो उन्होंने उनके लिए टूर एजेंसी से सिंगापुर के टिकट करा दिए। सो अंकल आंटी वर वेरी हैप्पी, दे वेंट फ्रॉम भुवनेश्वर टू कैलकाटा, कैलकाटा से दे वेंट टू सिंगापुर, stayed there for about 6-7 days, came back very happy and others, and within 4 months auntie died. In auntie's prayer meeting के टाइम पे अंकल ने इस डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ पकड़ के प्रेयर मीटिंग में 150 लोगों के पास लेके गया और ऐसे उनकी तरफ पॉइंट करके बोला इसके वजह से मैं अपनी बीवी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाया, ये नहीं होता तो मैं उसको बाहर उसकी आखिरी इच्छा में पूरी नहीं कर पाया। So what I'm trying to tell you with this story is this is the impact which you have on clients. It is up to you which side do you want to be. क्या आप परफॉर्मेंस और प्रिडिक्शन बेचना चाहते हैं, या आप उन लोगों का, उस अंकल का ये वाला एमएफडी बनना चाहते हैं? मैं जब देखता हूं तो मुझे तो आपकी यही स्टोरी समझ में आते है कि ये इम्पैक्ट होता है एमएफडी का, जो कि कोई और कर नहीं पाता है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आपको मार्केट कैप, यील्ड क्या चल रहा है, उससे अलग हटके पर्पस ऑफ द मनी, पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि फ्रीडम, परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहे, फ्रीडम, कोई गोल इन्वेस्टर का ना हो, वही मेरा गोल होना चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि मैंने उनकी सारी गोल पूरी करी। और मेरा काम प्रिडिक्शन का नहीं है, देखना है कि आज प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज मार्केट 20% गिरेगा, 10% बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, उससे मेरे इन्वेस्टर के फाइनल गोल पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो मैं लास्ट स्टोरी में यही बोलूंगा कि मैंने आज जो काम किया वो एक जम्बावन का काम किया। जम्बावन, अगर आप लोगों को याद हो, रामायण में वो आदमी, वो वानर होता है जो कि हनुमान को याद दिलाता है, कि हनुमान जी को याद दिलाता है कि भाई तुम्हारी एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या थी, तुम्हारे को श्राप मिला था इसलिए तुम अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ भूल गए हो। तो समय के साथ तुम ये सब भूल गए हो। फाइनली इट इज द my job here is to tell you that this is your strength. How do you use your strength to your success is your business finally at the end of the day. That's it from my side. So I hope you found this interesting or different. This is the impact which when I see those stories from my side, these are the impacts which I see on your business.